हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तव में होती है मतलब जो हम आज तक पढ़ते आए हुए हैं, जितनी सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं या दशमलव वाली, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल, तो जितनी संख्याएं आज तक आपने 9th क्लास से पहले पढ़ी हुई हैं वे सारी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी वो वास्तव में होती हैं। और इसके अतिरिक्त और संख्याएं होती हैं दूसरे टाइप की, जिसको कि हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में भी हम उसके कुछ प्रकार पढ़ेंगे कि उसको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए यूज होती हैं। गिनती जैसे आपके पास बहुत सारी वस्तुएं दी गई हैं और आपको उन वस्तुओं को गिनना है, तो आप कहाँ से गिनती चालू करेंगे? आप किसी भी वस्तु को गिनना चालू कर रहे हैं तो 1 से चालू करते हैं ना, 1 2 3 4, इस तरीके से आप वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम गिनती के लिए यूज करते हैं वे संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या, और इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4 5, और ये हमारी जो गिनती है वो अनंत तक हो सकती है। बहुत सारी वस्तुएं हैं तो वो असंख्य हो सकती है, तो ये होती है प्राकृत संख्याएं। इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यदि कहा जाए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है अनंत। ओके, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सेकेंड होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कि हम होल नंबर कहते हैं, इसको हम W से शो करते हैं। तो W का मतलब या पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे हम प्राकृत संख्याएं तो लेंगे, प्राकृत संख्या के अलावा यदि उसमें हम 0 और लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या सबसे स्टार्ट होता है वो पहले 0 से, और उसके बाद 1 2 3 4 5, और ये भी अनंत तक जाएंगी। ओके, तो 0 से लेकर के आगे तक की जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं, यानी प्राकृत संख्या के साथ आगे और 0 लगा देंगे। अब क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है अनंत। इसमें बीच में दशमलव वाली संख्या या बटे वाली संख्या ये सब इसमें नहीं होती है, ये सिर्फ लगातार की संख्याएं इस तरीके से दिखाई देंगी। उसके बाद तीसरा नंबर हम आते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या मतलब होता है जिसको कि हम इंटीजर्स कहते हैं, इसको हम I से या Z से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम इन पूर्ण संख्याओं जैसे 0 1 2 3 और इधर अनंत के साथ इधर ऋण की तरफ भी आगे आए, यानी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और ये हमको ऋण अनंत तक मिलने वाली है। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से पॉजिटिव की तरफ अनंत तक जाएंगी और 0 से निगेटिव की तरफ माइनस इनफाइनाइट तक इधर भी जाती हैं, तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसको I या Z से प्रदर्शित करेंगे तो ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्या में भी 2 पार्ट बनेंगे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो यदि धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो 1 से लेकर के आगे तक की जितनी संख्याएं हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, यानी जो प्राकृत संख्या है वही धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी -1 से लेके जितनी भी संख्याओं में माइनस लगा हुआ है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी संख्याएं जो है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यानी होता है परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्या यानी होता है ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम बटे के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां P और Q ये दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक हो। लेकिन एक शर्त है इसमें कि जो नीचे हर आया हुआ है वो हर कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं।
तो परिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे हमने लिखा 1/2, 2 सिर्फ 2 लिखे हैं तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3/5 है, 2/7 है, ऋण 3/9 है। तो जितनी संख्याएं हैं जिसमें अंश और हर पूर्णांक मिलते हैं वे संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अब इसमें जो q इज नॉट इक्वल टू 0 कहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर नीचे में 0 आ चुका है। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख पाएंगे उसको परिमेय संख्याएं कहेंगे। इसमें कुछ संख्याएं जैसे दशमलव वाली है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1.5, तो 1.5 परिमेय है या नहीं है? तो हमको दशमलव हटाने का नियम पता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से दशमलव हटा देते हैं तो दशमलव के बदले नीचे में हम लिख सकते हैं 1, और उसके बाद एक अंक आया है तो उसको हम लिख सकते हैं 0। तो 1.5 को हम लिखेंगे 15/10। तो यहाँ क्योंकि इसको बटे की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। कुछ वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा वर्गमूल 4। क्या वर्गमूल 4 परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे क्योंकि वर्गमूल 4 यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, और 2 के बटे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उसके बटे में 1 है। तो वर्गमूल 4 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 4 का हमको पूरा जो है वर्गमूल की वैल्यू निकल जाती है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इस कारण से हम क्या कहेंगे कि वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या होगी। यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं वैसी संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा वर्गमूल 16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्ग 16 होता है ना। तो वर्गमूल 16 का मान कितना मिलेगा? 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो वर्गमूल 16 जो है वो क्या हो जाएगा? 4/1, यानी ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ऐसी संख्याएं जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें दशमलव वाली भी संख्याएं शामिल हो सकती हैं, क्योंकि दशमलव यदि हम हटाएंगे तो उसके नीचे में हम उसको हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याओं के वर्गमूल जो है वो भी परिमेय फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या हुआ? अब हमने देखिए जब परिमेय संख्या कहा तो परिमेय संख्या के लिए हमने कहा कि जिसे p/q के रूप में लिख पाएंगे वो तो परिमेय संख्याएं हो गई। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया? ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कैसी संख्याएं हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा वर्गमूल 2, तो क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कारण है 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वर्गमूल 2 जो है वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनके वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। या अगर मान लीजिए हम इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करें तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव हमको शो करेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसका जो पूर्ण वर्गीय संख्याएं नहीं है उनके वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा हम छोटी क्लासेस में और भी कुछ प्रकार देखे हुए थे, जैसे कि हमको मिला था सम संख्या। सम संख्या आप सभी जानते हैं। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो ऐसी संख्याएं जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा 20506 एक संख्या है, तो हमको और कहीं नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखना है। लास्ट वाला यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक यदि इनमें से कोई एक होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो सम संख्या हो गई। और उसके बाद लास्ट हम देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है?
तो ये सम है या विषम है, तो आपको कहां से देखना है, आखिरी डिजिट को आपको देखना है, इकाई का अंक। तो इकाई में क्योंकि 7 आया है और 7 क्या होता है, ये विषम की पहचान है ना। इकाई में अगर 1, 3, 5, 7 या 9 आ गया तो वो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये विषम संख्या है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, और इसमें प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक है, परिमेय संख्या जो बहुत डिटेल से अभी हम 9th क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको कि हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी और से भाग नहीं जाती हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एक के अलावा कोई से भाग नहीं जाएगा तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 1। वो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जा सकती है। ओके, उसके बाद में हम एक नंबर देखते हैं 3, वो 1 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा, तो ये कैसा हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद यदि हम 4 को लें तो 4 क्या हो रहा है, 1 से तो भाग जा रहा है और उसके अलावा वो 2 से भी भाग चला जाएगा। तो यदि हम 4 लेंगे तो 4 गलत है। ओके, ये भाज्य संख्या है, 1 और 4 के अलावा वो 2 से भी भाग चला जाता है, तो ये भाज्य है। हमें अभाज्य संख्याएं छांटनी है। जैसे हमने कहा 5, तो 5 1 से भाग जाता है और 5 से भाग जाता है, उसके अलावा वो किसी से भी भाग नहीं जाता, तो 5 जो है वो अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद 6 को विचार करें, क्या 6 भाज्य है, तो यहाँ पे देखिए 6 1 से भाग चला जाता है, 2 से भाग चला जाता है, 3 से भाग चला जाता है, यानी वो 1 और 6 के अलावा 2 और 3 यानी किसी और भी संख्या से भाग जाता है, इसलिए 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न जाए, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस तरीके से आपको जो संख्या पद्धति है वो अच्छे से, ये बेसिक चीजें हैं जो आगे हम क्वेश्चन इसके देखने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं का जो हमारा टॉपिक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।